वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत तो वेलकम है दोस्तों। एसएसटी पेडागोजी को लेकर, जी हाँ, समाजशास्त्र विषय को लेकर आज के इस वीडियो में हम परीक्षा से ठीक 20 दिन पहले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न आपको 6 सितंबर 2026 एसएसटी पेडागोजी के सेक्शन में देखने के लिए मिलेंगे, समाजशास्त्र के सेक्शन में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों, उसी प्रकार के प्रश्नों का समावेश आज के इस वीडियो में हमने किया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए और महाटेट 2026 के लिए आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड जो लेक्चर है दोस्तों वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला जो प्रश्न है सर, इस प्रकार से पहला प्रश्न पूछा गया है कि वायु दाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको वायु दाब के संदर्भ में 4 कथन दिए गए हैं और प्रश्न में सूचना दी गई है कि सही कथन का आपको चयन करना है। चारों विकल्प आप यहां पर देख लेंगे दोस्तों। हम डायरेक्ट आंसर की बात यहां पर करने वाले हैं। तो देखिए, ऊंचाई के साथ वायु दाब घटता है, यह कथन यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। मतलब विकल्प जो बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है दोस्तों, इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प माना जाएगा। क्योंकि स्पष्टीकरण अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा कि ऊंचाई के साथ वायु दाब घटता है, यह कथन पूरी तरीके से सही है। जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे हमारे ऊपर मौजूद हवा का घनत्व और उसका भार, जिसको हम द्रव्यमान भी कहते हैं, कम होता जाता है, जिससे वायु दाब तेजी से घटता है। मतलब विकल्प जो बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है, वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 2, चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है सर वो इस प्रकार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई। इस प्रकार का यह प्रश्न है सर। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ताराबाई शिंदे आपका यहाँ पर क्या है, सही विकल्प होने वाला है। महाटेट में भी दोस्तों यह प्रश्न पूछा जा चुका है। मतलब विकल्प जो डी होगा, ऑप्शन जो डी दिया गया है, वो यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। यह उदाहरण किस ग्रंथ से लिया गया है या यह वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है, इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, पाली ग्रंथ या फिर वैदिक ग्रंथ। इस प्रकार आपको 4 विकल्प यहां पर दिए गए दोस्तों, और बौद्ध ग्रंथ हमारा यहां पर क्या है, सही विकल्प होने वाला है। मतलब ऑप्शन जो 1 दिया गया है, पर्याय जो 1 दिया गया है, वो यहां पर क्या है, आपका सही और सटीक विकल्प माना जाएगा। प्रश्न नंबर 4, चलिए चौथा क्वेश्चन है दोस्तों। चौथा जो प्रश्न है कंटेंट से लिया गया है। प्रश्न पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान नील खेती की निज व्यवस्था के किसानों के लिए अपनी अलग समस्या थी। उन्होंने निज व्यवस्था के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी समस्या का सामना किया या किस समस्या का सामना किया। प्रश्न इस प्रकार आपको पूछा गया है। यहां पर भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है सर, और सीधे सीधे कहेंगे आपकी सही वाक्य क्या है, यह सही आंसर क्या होगा। तो देखिए,
जो नील की फैक्ट्री के आसपास रहते थे उन्हें उनकी ज़मीनों से हटवा दिया गया। यहाँ पर सही विकल्प होगा, मतलब पहला विकल्प जो रहेगा, ऑप्शन जो ए दिया गया है वो इस प्रश्न के संदर्भ में यहाँ पर क्या है सर, राइट विकल्प होगा। प्रत्येक प्रश्न जो है दोस्तों वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में अब सिर्फ 20 से 21 दिन का वक्त बचा है दोस्तों। और इसी प्रकार के प्रश्न आपको एनसीईआरटी में से सीटेट की परीक्षा में 6 सितंबर को देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर जितने लोग नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स तक शेयर करना है। सर प्रश्न नंबर 5, पांचवा जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि देखिए, वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। सर वैदिक काल के संदर्भ में 4 कथन दिए गए हैं और आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कौन से कथन सत्य है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, और मैं आपको रोजाना बताता हूं कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला जो पर्याय यहां पर दिया गया है ऑप्शन ए बताया गया है कि कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। तो देखिए, वैदिक काल में स्थायी सेना नहीं होती थी, पहला विकल्प आपका सही होगा। अब सर देखिए, जहां पर आपको ऑप्शन में से ए दिखाई नहीं दे रहा है उस ऑप्शन को आपने क्या कर देना है, कट कर देना है। मतलब आपके पास अब बचे हैं 2 ही ऑप्शन, क्योंकि बी और सी और डी में ए ऑप्शन नहीं दिया गया है, जबकि पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये तरीका होता है। उसके बाद अगला जो यहाँ पर विकल्प दिया गया है कि कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी, आप लोगों को पता है ये भी बात सही है। मतलब यहाँ पर जो विकल्प बी होगा वो भी यहाँ पर क्या है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं सर, तो देखिए आपको ए में भी बी का विकल्प दिया गया है और बी में भी बी का विकल्प दिया गया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट बताया गया है कि 10 और दस्यु भी यज्ञ करते थे। तो देखिए, ये वाला यहाँ पर जो है दोस्तों ये गलत दिया गया है। मतलब आपका सी वाला विकल्प जो होगा वो यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, सी वाला विकल्प गलत दिया गया है। वैसे भी सी कहीं पर है भी नहीं। राजाओं के पास राजधानी, नगरों या महल नहीं थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पर आपका जो सही विकल्प होगा सर वो होगा ए, बी और डी। मतलब विकल्प जो बी रहेगा इस प्रश्न के संदर्भ में यहाँ पर क्या है, आपका सही विकल्प होने वाला है, क्योंकि स्पष्टीकरण में बताया गया है कि दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे, असत्य है। मतलब गलत ऑप्शन से, क्योंकि ऋग्वेद में दस्यु उन लोगों को कहा गया जो आर्यों से भिन्न थे, दूसरी भाषाएं बोलते थे और यज्ञ नहीं करते थे, इसलिए यह कथन पूरी तरीके से गलत माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर प्रश्न नंबर 6, चलिए छठा जो क्वेश्चन है सर आपकी स्क्रीन पर प्रश्न पूछा गया है कि बुनकरों को डैश डैश में उचित मूल्य मिलता था। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि सहकारी संस्थाएं जो होती थी दोस्तों वहां पर क्या है, बुनकरों को उचित मूल्य दिया जाता था। विकल्प जो यहां पर बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है वो यहां पर क्या है सर, सही आंसर होगा। अब देखिए, सहकारी संस्थाएं क्या है, बुनकर सहकारी समितियों में बुनकर मिलकर एक संगठन बनाते हैं। यह संस्था सीधे सूत खरीदती है और उसे बुनकरों में बांट देती है। तैयार कपड़े को भी सहकारी संस्था सीधे बाजार या सरकारी विभागों जैसे स्कूल की वर्दी के लिए उचित मूल्य पर बेचती है। इससे बिचौलिया का हस्तक्षेप खत्म हो जाता है, मतलब दलाल का हस्तक्षेप खत्म हो जाता है और बुनकरों को उनके श्रम का सही और उचित मूल्य मिल जाता है। मतलब यहाँ पर आप कहेंगे सर कि ऑप्शन बी जो रहेगा, ऑप्शन बी जो दिया गया है वो पूरी तरीके से सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का दायित्व भी है। तो देखिए दोस्तों, शिक्षा जो है ये राज्य सरकार का भी दायित्व है। मतलब यहाँ पर विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी दिया गया है वो यहाँ पर क्या है सर, राइट विकल्प होगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या है, सही विकल्प माना जाएगा। प्रत्येक प्रश्न जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में हम एसएसटी पेडागोजी को लेकर देख रहे हैं दोस्तों, समाजशास्त्र विषय को लेकर देख रहे हैं। चलिए सर प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अभिकथन और कारण यहां पर आपको दिए गए हैं। अभिकथन में बताया गया कि लोकतंत्र में लोगों के पास अपनी राय व्यक्त करने, आवाज उठाने का अधिकार होता है। जंतर मंतर में आपने रिसेंटली देखा है दोस्तों, नीट के पेपर फुटी के दरमियान ये चीजें हुई है। मतलब पहला विकल्प आपका सही है।
अभिकथन आपका यहाँ पर क्या है, सही है। और उसके बाद बताया गया कि भारत में संघीय शासन पद्धति है। बिल्कुल, भारत में संघीय शासन पद्धति है, ये भी बात सही है दोस्तों। लेकिन देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ए और कारण को अगर आप देखेंगे, अभिकथन और कारण को दोनों सही है, लेकिन दोनों अलग अलग वे में जा रहे हैं, इसलिए व्याख्या नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर आपका ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ये आपका यहाँ पर क्या है, सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन जो बी दिया गया है वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा सर। प्रश्न नंबर 9, 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सर। 9वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी के परियोजना कार्य के मूल्यांकन के लिए रूब्रिक के विकास के लिए जरूरी माना गया है। पैडागोजी को लेकर प्रश्न पूछा गया है सर। फिर से एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन यहां पर आपको दिया गया है और 4 विकल्प आपको दिए गए। तो देखिए, अधिगम के उद्देश्य बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए सर, यहां पर ए नहीं है, इसको हमने हटा देना है क्योंकि पहला विकल्प आपका सही है। ठीक है, उसके बाद अधिगम के परिणाम, बिल्कुल अधिगम के परिणाम क्या होते हैं ये भी जरूरी है। अब देखिए सर, 2 ही विकल्प जरूरी है क्योंकि यहां पर ऑप्शन में 2 ही दिए गए, तो ऑलरेडी निष्कर्ष आपका कट हो जाता है। मतलब विकल्प जो बी रहेगा सर कि ए और बी दोनों सही है, यहां पर आपका राइट विकल्प होगा। अब देखिए निष्कर्ष इसमें क्यों नहीं आता है, हम आपको बताएंगे दोस्तों स्पष्टीकरण के जरिए। आप देख सकते हैं कंक्लूशंस, क्योंकि निष्कर्ष जो है दोस्तों ये किसी परियोजना कार्य का एक अंतिम हिस्सा या परिणाम मात्र होता है। रूब्रिक बनाते समय मूल्यांकन के मानदंडों को तय करने के लिए उद्देश्य और परिणामों को आधार बनाया जाता है, न कि निष्कर्ष को। रूब्रिक का पूरी प्रक्रिया रूब्रिक का काम पूरी प्रक्रिया और प्रदर्शन को मापना होता है। मतलब यहाँ पर आप कहेंगे सर कि ए और बी वाले विकल्प जो दिए गए हैं वो बिल्कुल आपके सही होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि भूगोल का एक शिक्षक महासागरीय धारणाओं पर एक विषय शुरू कर रहा है। बिल्कुल पैडागोजी को लेकर प्रश्न है, शिक्षक निम्नलिखित में से किस विषय से शुरुआत कर सकता है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए, महासागरीय धाराओं पर एक विषय की शुरुआत कर रहा है, तो उसको शुरुआत करनी है दोस्तों पवनों से, मतलब हवाओं से, क्योंकि यहां पर आप लोगों का डी विकल्प सही होगा। हवाओं से शुरुआत करनी क्यों जरूरी है हम आपको बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन डी जो है वो पूरी तरीके से यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प होगा, क्योंकि महासागरीय धाराएं महासागर की सतह पर निश्चित दिशा में बहने वाली जल की नियमित धाराएं होती है। इन धाराओं को उत्पन्न और प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारकों में पवन या हवा सबसे महत्वपूर्ण होती है। मतलब विकल्प जो डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है वो यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प होगा। दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए और महाटेट 2026 के लिए आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड जो लेक्चर है वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2026 की परीक्षा में फरवरी 2026 पेपर 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है। तो देखिए दोस्तों 27 दिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है और 27 दिन ही हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि 27 दिन से कुछ घंटे ज़्यादा लगते हैं। हम स्पष्टीकरण में आपको यहाँ पर साफ साफ तौर पर बताएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27.3 दिन, मतलब 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट का समय लगता है। इसको हम 28 नहीं कह सकते, इसलिए आंसर में जो 27 था वो हमने सही बताया है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर चक्कर भी पूरा करता है। यही कारण है कि हमें पृथ्वी से चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है। विकल्प जो सी रहेगा सर, ऑप्शन जो सी रहेगा वो यहाँ पर क्या है, आपका राइट विकल्प होगा। सर फिर से जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है
ये प्रश्न भी 2026 में पूछा गया था। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। सर यहाँ पर बताया गया कि कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कर्क रेखा, आप लोगों को पता है कर्क रेखा जो होता है वो 23.5 उत्तर होता है। मकर रेखा जो होता है दोस्तों वो 23.5 दक्षिण होता है। मतलब आपको आंसर मिल जाना चाहिए कि सर 1 का 2 कहाँ पर है और 2 का 1 कहाँ पर है, तो ऑप्शन बी में है। मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, उसके बाद सी के लिए आपने 4 देना है और डी के लिए आपने 3 देना है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। विकल्प जो डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है, वो इस प्रश्न के संदर्भ में सर बिल्कुल राइट विकल्प माना जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13। सर 13वां प्रश्न है कि पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। नेगेटिव वे में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। पृथ्वी के संबंध में 4 कथन यहां पर दिए गए। तो देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। याद रखेंगे सूरज की दूरी से अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी जो होता है दोस्तों वो तीसरा ग्रह होता है। पृथ्वी के आकार को भू आब भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के आकार को हम भू आब भी कहते हैं और आकार में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये भी यहां पर क्या है, सही हो जाएगा। फिर विकल्प बी गलत है। विकल्प बी गलत है। बताया गया है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है। घूर्णन नहीं कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं परिक्रमण। इसको हम क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन। परिक्रमण कहते हैं, घूर्णन नहीं कहते हैं। विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी दिया गया है वो यहाँ पर क्या है, आपका राइट विकल्प होगा। चलिए जल्दी से स्पष्टीकरण देख लेना है कि पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है। यह कथन गलत है क्योंकि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है, न कि घूर्णन। पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं। ओके, विकल्प बी जो रहेगा सर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14। सर 14वां क्वेश्चन फिर से एक स्टेटमेंट टाइप प्रश्न आपको पूछा गया है। 2 कथन दिए गए हैं और सर प्रश्न पूछा गया है कि दोनों कथनों को पढ़िए और आपका जवाब दीजिए। पहला जो कथन है सर, प्रश्न पूछा गया है कि किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। डेफिनेटली सभी को पता है, ये पुराना सिस्टम है। मतलब पहला कथन सही हो गया, ठीक है, पहला सही हो गया। उसके बाद बी में बताया गया कि इस प्रकार की घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। डेफिनेटली स्थानीय समय होगा, मतलब दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है, मतलब हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ऑप्शन जो डी रहेगा सर आंसर यहाँ पर आपका राइट विकल्प होगा। प्रश्न पूछा गया है सर कि परितंत्र का निर्माण होता है। अब देखिए परितंत्र का निर्माण क्यों होता है, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि जीव जंतुओं एवं उनके आसपास के पर्यावरण के बीच परस्पर संबंध के द्वारा होता है। विकल्प जो बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है वो यहाँ पर क्या है, आपका राइट विकल्प होगा। क्योंकि अगर आप इसकी व्याख्या देखेंगे, परिभाषा देखेंगे तो बताया गया है कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव आपस में एक दूसरे के साथ तथा अपने आसपास के भौतिक और रासायनिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा सर वो यहाँ पर क्या है, आपका राइट विकल्प होगा। दोस्तों आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं सीटेट 2026, सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए क्वेश्चन सेट अवेलेबल है पेपर 2 के लिए। परीक्षा में 20-21 दिन का वक्त बचा है और मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आपकी पढ़ाई उतनी नहीं हो पाई है, जो भी आपके काम थे एज ए टीचर, आपने कम से कम ये क्वेश्चन पेपर कर कर परीक्षा में जाना है दोस्तों। 100% इसका फायदा आपको मिलने वाला है। पेपर 2 के लिए अपडेट क्वेश्चन सेट है, आप देख सकते हैं, जिसमें आपको मराठी पेडागोजी मिलने वाला है दोस्तों। 10 क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं मराठी पेडागोजी के विथ आंसर की। उसी के साथ हिंदी पेडागोजी 10 क्वेश्चन सेट विथ आंसर की। बाल मानसशास्त्र जिसको हम सीडीपी कहते हैं दोस्तों, 10 क्वेश्चन सेट विथ आंसर की। और समाजशास्त्र जिसको हम एसएसटी पेडागोजी कहते हैं दोस्तों, 10 क्वेश्चन सेट विथ आंसर की। मैं आपको बता रहा हूं कि इतना करने के बाद अगर आप परीक्षा में जाएंगे दोस्तों तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा आपको परीक्षा में इसका होने वाला है, क्योंकि परीक्षा में 20 से 21 दिन का वक्त सिर्फ बचा है दोस्तों। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर आप परचेस करेंगे दोस्तों। 399 रुपये हमने इसका प्राइस यहाँ पर रखा है। PDF के स्वरूप में आपको ये प्रश्न संच तुरंत मिल जाएंगे। आपको जाकर इस नंबर पर व्हाट्सअप पर
हाई करना है, आपको हमारी तरफ से एक स्कैनर भेजा जाएगा दोस्तों। उस पर पेमेंट करने के बाद जस्ट आपको स्क्रीनशॉट देना है और तुरंत आपको अपडेट क्वेश्चन सेट सीटेट 6 सितंबर 2026 पेपर 2 के लिए सेंड कर दिए जाएंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको 6 सितंबर 2026 की परीक्षा में सीधे सीधे तौर पर देखने के लिए मिलेंगे। तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कांटेक्ट कर आप इसको परचेस करेंगे दोस्तों। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लेंगे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप फेसबुक से इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, अगर आप हमारे बाकी के वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आपको ऑफिशियल अख्तर रहमान सर्च करना है, वहाँ से आप हमारे प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, यहां पर भी दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि दोनों में से कितने कथन सही है। ओके, और व्याख्या करता है या नहीं करता है। सर देखिए, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। डेफिनेटली सही बात है, 2026 में यह प्रश्न पूछा गया था। आपका ए वाला जो हो गया दोस्तों वो सही हो गया। बी में बताया गया कि प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है, जरूरी है। लेकिन यहां पर वही हो रहा है दोस्तों कि व्याख्या नहीं हो रही है, व्याख्या नहीं हो रही, क्योंकि दोनों जो वाक्य यहां पर दिए गए हैं वो अलग अलग है। मतलब आपका जो विकल्प एक रहेगा वो सही होगा। व्याख्या क्यों नहीं हो रही है हम थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच संतुलन होना जरूरी है, यह भी सत्य कथन है, लेकिन यह कथन एक ही सीधी व्याख्या या कारण नहीं बनता। मानव पर्यावरण में परिवर्तन क्यों और कैसे करता है, दोनों स्वतंत्र रूप से सत्य पर्यावरण संबंधित तथ्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, सर 17वां क्वेश्चन है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा प्रश्न है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, कूट प्रश्न हम देखते हैं तो हम थोड़ा सा वहां पर क्या है डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है। भारत में ठंडे रेगिस्तान यानी लद्दाख में मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है। ओके, मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है, तो देखिए वहां पर गोम्पा दर्शन है। पहली बात सही है, गोम्पा दर्शन है। सर ए कहां पर नहीं है, तो ऑप्शन एक में नहीं है। घास के मैदानों वो हिमनद की सैर वहां पर होती है बिल्कुल होती है। मतलब आपका बी भी सही है दोस्तों, तो ऑप्शन 4 में आपका बी नहीं है। तीसरा दिया गया है कि उत्साह तथा अनुष्ठानों को देखना, बिल्कुल ये भी सही है। आपका विकल्प सी सही है दोस्तों, तो यहां पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सपाट मैदान बताया गया है, सपाट मैदान नहीं है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। आपका विकल्प सिर्फ डी यहां पर गलत दिया गया है। मतलब ऑप्शन 3 जो रहेगा, विकल्प 3 जो रहेगा सर, वो इस प्रश्न के संदर्भ में राइट विकल्प होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गैस वायु में प्रचुरता मिलने वाली दूसरी गैस कौन सी है। पहली आपको पता है नाइट्रोजन है, 78 पॉइंट कुछ % होता है, और दूसरा आपका ऑक्सीजन होता है 21 पॉइंट कुछ होता है, 21 पॉइंट। तो मतलब आपका वो ऑक्सीजन यहां पर क्या है सही हो जाएगा। आपका ऑक्सीजन यहां पर क्या है दोस्तों सही हो जाएगा, करीब करीब 21% ऑक्सीजन होता है। स्पष्टीकरण देखना चाहेंगे तो जल्दी से आप बता सकते हैं कि नाइट्रोजन यह वायु सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाली पहली गैस है, मतलब मुख्य गैस है, जो कुल वायुमंडल का लगभग 78% हिस्सा इसका होता है। ऑक्सीजन की बात करेंगे आप तो देखिए यह वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी गैस है, वायुमंडल का लगभग 21% हिस्सा कवर करती है। यह सभी जीवों को श्वसन के लिए आवश्यक होती है। मतलब आपका विकल्प जो एक रहेगा, ऑप्शन जो एक रहेगा सर, वो यहाँ पर क्या है सही विकल्प हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर प्रश्न नंबर 19, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, 4 कथन दिए गए हैं, सही कथन का चयन करना है। बिल्कुल 4 कथन दिए गए। देखिए सर एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, एक एक कथन को आप ध्यान से देखेंगे। देखिए उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से संबंधित होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन एक आपका बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अब विकल्प में कहां पर ए नहीं है, यहां पर नहीं है, इसको हटा देना है। चलिए उसके बाद वायु दाब वायु के ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, प्रभावित होता है, इन्होंने बताया है कि सर नहीं होता है। तो आपका जो बी वाला विकल्प है वो गलत हो जाएगा। बी वाला विकल्प आपका गलत हो गया, बी वाला विकल्प आपका गलत हो गया। मतलब सीधे सीधे तौर पर आपका जो एक ही विकल्प बचा है कि सर सी और डी भी जो है वो सही रहेंगे। आपका विकल्प जो 2 रहेगा, ऑप्शन जो 2 रहेगा, वो यहाँ पर क्या है राइट विकल्प हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर प्रश्न नंबर 20वां क्वेश्चन है कि कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़िए और सही जवाब का चयन कीजिए। चलिए
कथन दिया गया है दोस्तों 2026 में प्रश्न था कि अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्र मार्ग का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जाता है। आपको पता है वास्को द गामा के टाइम से ही मतलब जो जलमार्ग होता है उसका प्रयोग किया जा रहा है। पहला कथन सही है। अधिक दूरी से भारी है वो बड़े आकार वाले सामान को ढोने के लिए या लाने के लिए या ले जाने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। बिल्कुल होता है। आपके दोनों विकल्प सही है, मतलब ए और बी दोनों यहाँ पर क्या है सही होंगे सर। ऑप्शन डी आपका राइट विकल्प होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने एसएसटी पेडागोजी 2026 को लेकर 6 सितंबर 2026 को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे गए दोस्तों। और आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं परीक्षा में 21 दिन बचे गए। नोट्स अवेलेबल है दोस्तों। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हमारे नोट्स अवेलेबल है। आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 499 रुपये में आपको पेपर 1, 399 रुपये में पेपर 2 और कॉम्बो पैक अगर आप लेना चाहते हैं तो 599 रुपये में आपको PDF नोट्स मिलेंगे दोस्तों। फरवरी 2026 की परीक्षा में यूज किए नोट से बहुत जबरदस्त रिजल्ट लगा है दोस्तों। PDF नोट से जेरॉक्स कर आप इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।